A person of mass m, a person of mass capital M is supported by wall of vertical hollow cylinder at omega. Find minimum coefficient of friction between person and wall such that he is at rest. अब देखिए जरा ध्यान से, ये कोई सिलेंड्रिकल शेप है इस तरीके से, एक सिलेंड्रिकल ड्रम है, ये सेंटर से पास हो रही है एक्सेस ऑफ रोटेशन। अब ये ड्रम जो है वो अपनी ही जगह पे एक्सेस पे इस तरीके से रोटेट कर रहा है, क्या आप सोच सकते हो उसके बारे में? और यहाँ एक बंदा खड़ा हुआ है, देखो पता है यहाँ एक बंदा है जो कि इसमें चिपका हुआ है। अब चिपका उपका क्यों है वो भी आपको समझ में आएगा, रुक जाओ। आप भी चिपक सकते हो, कैसे कि एक सर्कुलर ड्रम है इस तरीके से और बंदा यहाँ पर है और इसको इतना तेजी से रोटेट करा दिया, ऐसे इतना तेजी से अपनी एक्सेस पे ऐसे रोटेट करा दिया कि वो उसी में चिपक गया दीवार में बंदा, और गिर नहीं रहा है नीचे। अगर ये ड्रम नहीं चलेगा तो ये गिर जाएगा नीचे, लेकिन ड्रम ऐसे करके चल रहा है और ये बंदा ऐसा दीवार में चिपका हुआ है। ठीक, अब वो क्यों चिपका है वो आपको फ्री बॉडी डायग्राम से भी समझ में आएगा। ये ओमेगा से घूम रहा है इस तरीके से, ठीक, और रेडियस आपको ड्रम का दिया है कितना, आर दिया हुआ है। इसने आपसे सवाल पूछा है बंदे का मास कितना है, एम है, सपोर्टेड बाय अ वॉल, है ना, दीवार से सपोर्टेड है, नीचे नहीं गिर रहा है, ऑफ अ वर्टिकल होलो सिलेंडर रोटेटिंग एट ओमेगा। फाइंड मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, समझ जाना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखा हुआ है, फ्रिक्शन बिटवीन पर्सन एंड वॉल सच दैट ही इज एट रेस्ट। ठीक, कितना मिनिमम कोफिशिएंट होना चाहिए दीवार और बंदे के बीच में कि बंदा स्लिप नहीं करना चाहिए, मतलब नीचे गिरना नहीं चाहिए। अब जरा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ भाई फटाफट, है ना। तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में अब आप क्या सोचोगे, सोचो। देखो इसको इस बंदे के लिए बना रहा हूं भाई, ध्यान देना जरा, बंदे के लिए बना रहा हूं। जो बंदा है, बंदे का वेट कहाँ आएगा, नीचे। ठीक, अब सुन लो ध्यान से, नॉर्मल इसको इधर मिलेगा, यस सर, ये सोचने वाली बात है भाई, ये सोचने वाली बात है। ये दीवार है और ये बंदा है, ये पर्सन दीवार को ऐसे दबाएगा तो इसको रिएक्शन ऐसे तो मिलेगा, तो बंदे पे नॉर्मल ऐसे आएगा। कई बार मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब ये कोई नई बात है नहीं, ऐसे सवाल आप कर चुके हो। अब सुनो, देखो देखो ध्यान से, ये बंदा ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा जब ड्रम ऐसे रोटेट करेगा। ठीक, तो ये बंदा ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता, वो सिस्टम में अवेलेबल फोर्स होता है। मतलब समझो इस बंदे के ऊपर कोई ऐसा फोर्स लग रहा है जो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा दे। यस सर, कौन, नॉर्मल, चेक कर लो। अगर इस बंदे को निकाल के बाहर लेके आओगे, ठीक, तो आप इसके बारे में अगर सोचोगे इस बंदे के बारे में, ठीक, तो ये क्या कर रहा है, ये एक सर्कुलर पाथ पे ऐसे करके रोटेट कर रहा होगा ऐसे, तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल, तो यही नॉर्मल सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और सुनो, ये नीचे ना गिर जाए इसलिए फ्रिक्शन किधर आना चाहिए, ऊपर। सोचो इस बंदे के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ आएगा, जो इन दोनों सरफेस के बीच में लगेगा, ऊपर, तभी तो स्लिप नहीं करेगा ना। तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ आएगा, ऊपर, बंदे पे आएगा ऊपर, और वॉल पे आएगा नीचे, उसका रिएक्शन। वॉल का फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहा हूं मैं, तो बंदे पे फ्रिक्शन ऊपर आएगा और बंदे पे फ्रिक्शन ऊपर आएगा, और यही फ्रिक्शन किसको संभाल के रखेगा, mg को। अब एक खास बात देखना, इस क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट बात है, पता है क्या इंपॉर्टेंट बात है, सुनो ध्यान से। इंपॉर्टेंट बात यह है यहां पर कि हमेशा n बराबर mg नहीं होता है भैया, हमेशा n बराबर mg। डोंट लर्न दिस, क्योंकि गलत हो गया अगर आप ऐसा लगा दोगे यहां पर। क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो नॉर्मल है, यही नॉर्मल क्या आपका सेंटीपिटल फोर्स है, और सेंटीपिटल फोर्स कितना होता है बताओ, m,
आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इस क्वेश्चन में रेडियस आपको कितना दे के रखा है, आर, ठीक, और ओमेगा, ठीक। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, आर कैपिटल दे के रखा हुआ है तो कैपिटल ले लो भैया, क्या दिक्कत है ना, कैपिटल आर ले लो, ठीक। v दिया नहीं हुआ था इसलिए एम वी स्क्वायर बाय आर नहीं लगाया हमने, क्या दिक्कत है, ठीक। और n की वैल्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर है, ये बताना चाहता हूं मैं आपको इस क्वेश्चन में, एम जी मत लगा देना, ठीक। उसके बाद अब ये बंदा ना तो नीचे जा रहा ना ऊपर, ऐसे लटका हुआ है, चिपका हुआ है दीवार में, तो नॉर्मल इसको सेंटीमीटर फोर्स दे रहा है, और एफ ने बैलेंस कर लिया किसको, एम जी को। ये लो भाई, नॉर्मल क्या काम कर रहा है, इसको सेंटीमीटर फोर्स देने का काम कर रहा है, और एफ ने एम जी को बैलेंस कर लिया। अब एफ बराबर क्या होता है, म्यू इंटू एन, तो एफ बराबर होता है म्यू इंटू एन और बराबर एम जी। एफ की जगह म्यू इंटू एन रख दिया आपने, सही है। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू इंटू एन के इक्वल होगा, इससे ज्यादा फ्रिक्शन बन नहीं सकता है, और फ्रिक्शन से ही बैलेंस करा दिया हमने किसको, एम जी को, सही है ना। तो म्यू इंटू एन बराबर एम जी आ गया। अब एन की वैल्यू रख दीजिए और म्यू की वैल्यू निकाल लो, तो देखो म्यू बराबर कितना आ जाएगा, एम जी बाय एन। सो यहां से दिस इंप्लाइज म्यू बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, एम जी बाय एन का वैल्यू कितना रखोगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, सही है। यहां से एम कट जाएगा, और आपका जो फाइनल आंसर यहां से आ जाएगा बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए आपका, जी अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर। तो इतना मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका होना चाहिए, ठीक, इतना मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका होना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा हो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि इससे ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा बनेगा क्या, हाँ बन सकता है, वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है फ्रिक्शन फोर्स, अचानक से ज्यादा नहीं बन जाएगा, जितना वेट होगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स बन जाएगा। एफ इज इक्वल्स टू एम जी, और बंदा बैलेंस हो जाएगा। म्यू इतना तो होना ही चाहिए कम से कम, इससे कम नहीं हो सकता है, इससे कम होगा तो क्या होगा, अगर म्यू जी अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर से कम हो गया म्यू तो क्या होगा भाई, हाँ फ्रिक्शन फोर्स कम पड़ जाएगा, वेट हो जाएगा ज्यादा, बंदा फिसल जाएगा, नीचे गिर जाएगा, और इसमें चिपक के नहीं चल पाएगा ऐसे, ठीक। तो ये चीज होती है, ठीक। नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।